Very good morning to all the students. Myself Juhi Shukla. As you all know that various types of life process takes place in our body. So in the today's class, I'll be dealing one of the life process. Before that, I'll be asking few questions from you all and you all have to answer me. So my first question is, what are the major things which we need for survival? Yes, very good. The major things are air, food, water, etc. Now my next question is, what is the major component of air which is very much necessary? Exactly, oxygen. Now my next question is, the process of intake of oxygen and exhaling out the carbon dioxide is called as? Very good. This process is called as breathing. Now, can anyone tell me what is this process called when a certain amount of energy is released? Okay, I would be telling you in the today's class. So today, I'll be dealing with the topic respiration under the subject science. So, first of all, the general thing. What do you mean by respiration? Respiration शब्द से हम समझते क्या है? Respiration क्या है? सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, साथ ही साथ में एनर्जी भी रिलीज होना. So, as I have written, the process of releasing energy from food is respiration. मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी. तो जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाती है और फूड के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे. सो एज यू ऑल कैन सी अ जनरल केमिकल रिएक्शन आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड. फूड प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी. सो फूड और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गए? सप्लीमेंट्स हो गए. मतलब फूड हमारी बॉडी में जो पहले से स्टोर्ड फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, जो एयर के थ्रू हम अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन. जब फूड और ऑक्सीजन आपस में मिक्सअप होते हैं तो ऑक्सीजन फूड की प्रेजेंस में, फूड के कांटेक्ट में आने पर क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हो गए हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, बट जो एनर्जी यहां से रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज यूजफुल इन आवर बॉडी एंड दिस एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दैट इज व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. मतलब ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ फूड का, किसकी प्रेजेंसी में? ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में. तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है फूड का ऑक्सीजन के कारण, वहां पर रिलीज होगी क्या? हमारी एनर्जी. जो एनर्जी हमको जरूरी है, जो एनर्जी हमारी सेल्स में स्टोर्ड रहती है और जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो वो हमें मिल जाती है. ओके, सो आई टोल्ड यू कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो फर्दर अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि ये जो एनर्जी यहाँ स्टोर हुई है एटीपी के फॉर्म में, ये बनती कैसे है, ये बन कैसे जाती है? तो यहां से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी क्या करेगी? हमारी बॉडी के लो एनर्जी कंटेंट, जो क्या है? एडीपी, विच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. तो हमारी बॉडी का जो लो एनर्जी कंटेंट है एडीपी, उसके साथ में फॉस्फेट के अपने फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होकर के और ये वाली एनर्जी क्या करेगी? यहाँ पर ऐड हो जाएगी. तो कंप्लीट रिएक्शन क्या बन गई हमारी? एडीपी जो हमारा लो एनर्जी कंटेंट है, जो बॉडी में पहले से है, वो किसके साथ में कंबाइन करेगा? एक और फॉस्फेट मटेरियल के साथ, फॉस्फेट मैटर के साथ में कंबाइन करेगा अलोंग विद द एनर्जी जो हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिल रही है, और बना क्या लेगा? एटीपी बना लेगा, विच इज हाई एनर्जी कंटेंट. जो क्या है? हाई एनर्जी कंटेंट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब ये बात हमने समझ ली कि ये जो एनर्जी यहां से रिलीज हुई वो चली कहां जाती है हमारी बॉडी में? तो वो क्या कर रही है? एडीपी के साथ में, फॉस्फेट के साथ में कंबाइन हो जा रही है और एटीपी बना जा रही है, जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जा रही है. हमारी बॉडी में सेल्स में जाकर के क्या हो गई? ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई. अब हम जब भी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग के लिए चले गए, दौड़ने चले गए, या कुछ भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जहां पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, वहां पर क्या होगा? ये जो एक एटीपी का मॉलिक्यूल था उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा. उसका ब्रेकडाउन कैसे हो जाएगा? वो वापस से एडीपी और
फॉस्फेट में टूट जाएगा और साथ ही साथ एनर्जी यहाँ पर वो रिलीज कर देगा। नाउ ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी यहाँ पर रिएक्टेंट्स थे, वो यहाँ पर एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अगर हम वैल्यू जाना चाहें कि कितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है 30.5 किलो जूल पर मोल, विच इज अ वेरी हाई वैल्यू, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि रिलीज ऑफ एनर्जी हुई कहां से, विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हुई वो क्या हो गई, वो एडीपी के साथ में कंबाइन करके एटीपी बना ली, जो हमारी बॉडी में जाकर के स्टोर हो गई। और जब भी हमें जरूरत है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, इन्वर्टर का एग्जांपल, जब लाइट नहीं रहती है तो इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है, और जब वो चार्ज हो जाती है तो वहां से फिर क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो वो हमें लाइट एनर्जी देने लगती है। द सेम वे एटीपी क्या है, ये एटीपी स्टोर हो जाती है सेल्स में, और जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमें वापस से 30.45 किलो जूल पर मोल की वैल्यू से एनर्जी हमारी सेल्स में मिल जाती है। इज इट क्लियर? नाउ ये सारी बातें हमने कर ली कि रेस्पिरेशन कैसा है, रेस्पिरेशन में क्या हुआ, जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहां पर यूज हुई, और जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई तो हमें वो एनर्जी कैसे मिलती है, क्या क्या प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन कितने तरीके के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। सो नंबर 1 इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये दो तरीके के रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सो नंबर 1 इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, या ऑक्सीजन को यूज भी किया जा सकता है, या कहीं कहीं पर रेस्पिरेशन ऐसे भी होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का यूज नहीं आता। तो ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन को यूज किया जाए, रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो क्या होगी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमारा होता है वो ब्रेक डाउन होगा, उसका वो टूटेगा और क्या बनाएगा, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस इज योर एनर्जी। वही जो बात मैंने आपको बताई कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन का यूज हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के कारण क्या क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, कहां पर, एरोबिक रेस्पिरेशन में, जहां पर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, C6H12O6। तो C6H12O6 किसमें टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड में, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में, एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ पर रिलीज होती है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि एक जगह पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और एक जगह पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट, विच यूजेस ऑक्सीजन, हियर विदाउट ऑक्सीजन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन हो जाएगा जहां पर किसी भी तरह की ऑक्सीजन को यूज में नहीं लाया जा रहा है। ठीक है, इसका अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज यहाँ पर सेम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हमने लिया विच इज C6H12O6। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बना ये, दिस इज योर इथेनॉल। 2 कार्बन मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बना, साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ पर रिलीज हुई। तो हम अगर कंपेयर करना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज हो रही है, वेराज यहाँ पर
ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिलीज्ड। तो ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा हो गया? अपने आप ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, क्योंकि वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है। ओके, वन थिंग मोर, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर देखने को मिलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कहां पाया जाता है? सेल्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक तरह की सेल ऑर्गेनील है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। हम लोग कैसे रेस्पायर कर रहे हैं? एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं। वी नीड ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। आगे अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक कॉमन एग्जाम्पल है यीस्ट। यीस्ट क्या? फर्मेंटेशन। किसी भी चीज को अगर फर्मेंट किया जाता है, हमारी पेस्ट्रीज हो गई, केक हो गया, ये सारी चीजें कैसे फर्मेंट करके बनाई जाती हैं। तो जहां पर भी फर्मेंट किया जाता है, जहां पर भी यीस्ट का यूज लिया जाता है, यीस्ट को लिया जाता है, वहां पर कैसा रेस्पिरेशन होगा? हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्यों? क्योंकि यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। ओके, फर्दर मूविंग ऑन द टॉपिक, नाउ वी विल गेट टू नो कि प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। तो पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो है रूट। रूट कैसे रेस्पायर करते हैं? रूट में पाए जाते हैं रूट हेयर्स, छोटे छोटे से रूट हेयर्स होते हैं। ये मान लीजिए अगर कोई एक रूट है तो इनमें यहां पर ऐसे छोटे छोटे से माइन्यूट, जिसको हम लोअर ग्रुप एनिमल्स में हम राइजोइड्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू डिफ्यूज द गैसेस, दे हैव द कैपेसिटी कि वो आपस में गैसेस को डिफ्यूज कर सके, ठीक है। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं? गैसेस को डिफ्यूज करते हैं जमीन के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आगे आता है स्टेम्स। तो जो भी हमारी स्टेम है, ये अगर मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, नीचे वाले पोर्शन को हम अगर रूट कह रहे हैं, विच इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? स्टेम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेम होता है, ये क्या करते हैं? अपनी सरफेस से भी कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस का डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, स्टेम के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे लीव्स। सो ये जो लीव्स होती हैं, लीव्स ही मेन कंपोनेंट होती हैं या मेन पार्ट होती हैं रेस्पिरेशन की प्लांट्स में, ठीक है। लीव्स क्या है? लीव्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, एंड दीज टू आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा होता है या ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये ओपन होती हैं, ये ओपन होंगी और इनके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी और ऑक्सीजन वापस से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि रूट, स्टेम्स और लीव्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है। रूट्स में रूट हेयर्स हैं, स्टेम में उनके सरफेस के थ्रू हो रहा है, और लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, होल्स होते हैं, जिनके थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होता है। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो एनिमल्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन? सबसे पहले अगर हम जानना चाहें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हमने एक कॉमन एग्जाम्पल ले रखा है अमीबा। तो अमीबा में क्या होगा? सिंपली डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मीन्स व्हाट? डिफ्यूजन मीन्स उनकी सरफेस से क्या होगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी तरह की गैसेस हैं वो क्या होंगी? डिफ्यूज होंगी और रेस्पिरेशन कैरी आउट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अर्थवॉर्म। तो जब हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो अर्थवॉर्म की स्किन कभी आप देखे हो तो मॉइस्ट सी होती है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म कैसे रेस्पायर करेगा? अपनी स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू अर्थवॉर्म रेस्पायर करता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे फिशेस के पास में। तो फिश क्या करते हैं? गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं। फिशेस के पास में अपनी स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, और उनके थ्रू वो वाटर में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उनको वो रेस्पायर करती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के पास में भी अपना एक कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, विच कॉन्स्टिट्यूट लंग्स। तो लंग्स जो होती हैं हमारी, वो मेन पार्ट होती हैं ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के थ्रू। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, क्या क्या पाथवे। ओके, सो अब हम जानेंगे कि ह्यूमंस में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ह्यूमंस में मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा सबसे पहले ऑर्गन आता है वो है नोज।
तो नोज के थ्रू क्या होती है, एयर एंट्री करती है, एयर अंदर जाती है। नोज के अंदर जो आती है एयर वो किसके थ्रू आ रही है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू आ रही है। दैट इज जो दो ओपनिंग्स पाई जा रही हैं नोज के आगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू नोज में क्या हुआ, एयर एंटर करी ना। अब ये जो नोज में एयर एंटर कर गई है, अंदर आ गई है, वो नेजल पैसेज के थ्रू, नेजल पैसेज मतलब क्या, वो जो नोज के अंदर कंप्लीट पैसेज है, कंप्लीट पाथवे है, उसे हम क्या कहते हैं, नेजल पैसेज कहते हैं। तो नेजल पैसेज के थ्रू फिर एयर अंदर जाएगी, जहां पर वो किससे मिलेगी, फेरिंग्स से मिलेगी। ठीक है, फेरिंग्स से जब वो मिलती है तो फेरिंग्स से फर्दर वो आगे जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया में जाने के बाद जो ट्रैकिया का ऊपर वाला एंड है, जो अपर वाला पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैरिंग्स कहते हैं, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो हम क्या पढ़े कि नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर नोज में गई, नोज के बाद में नेजल पैसेज के थ्रू वो होते हुए कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स से फिर वो विंड पाइप में जाएगी, जिसे हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। अब ट्रैकिया का जो अपर एंड है उसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, जिसे वॉइस बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। अब हम मेन आगे नीचे बढ़ेंगे कि जो लोअर एंड है वो क्या कहलाता है। जो लोअर एंड है वो नीचे फर्दर आगे जाने के बाद ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोंकाई क्या है, दो छोटी छोटी ट्यूब्स है जो दोनों लंग्स में फर्दर आगे जाकर के फैल जाती हैं। तो ट्रैकिया का जो नीचे वाला भाग था वो आगे जाकर के डिवाइड हुआ दो ब्रोंकाई में, दो ट्यूब में, दो रहते हैं ये। ठीक है, तो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, जो दोनों ब्रोंकाई क्या हुए, दो लंग्स में फर्दर डिवाइड हो गए। ठीक है, तो उन दो लंग्स के अंदर क्या गई हैं, दो ट्यूब्स गई हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाई कह रहे हैं। ये जो लंग्स होती हैं ये प्रोटेक्टेड होती हैं, ये कवर्ड होती हैं रिब केज के थ्रू। ठीक है, जो हमारी रिब्स होती हैं, बोन्स होती हैं, उनका कंप्लीट केज होता है, उसी के अंदर ये लंग्स पाई जाती हैं, और इन लंग्स के अंदर क्या है, ब्रोंकाई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये जो ब्रोंकाई होती हैं वो लंग्स के अंदर जाने के बाद में फर्दर डिवाइड होती हैं ढेर सारी नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स में। देयर आर सो मेनी ऑफ नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई के डिवाइड करने के बाद में अब इनके टिप पर ऑक्सीजन या जितने भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनके एक्सचेंज होने की कैपेसिटी होती है। और इन टिप्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स के टिप पे अगर आपका ये कंप्लीट ब्रोंकाई आया है और ये ऐसे फर्दर जाकर के पूरे में स्प्रेड हो जाता है, तो इनके टिप पे जो छोटा सा पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, यहीं पर सारी तरीके के गैसियस एक्सचेंज होते हैं। चलिए अब हम फर्दर इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नोज है, नोज के थ्रू ये नेजल पैसेज। एक बात और, नोज के अंदर जो नेजल पैसेज है, इस नेजल पैसेज में क्या होता है, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो म्यूकस अपने में रखते हैं, जो बाहर के जर्म्स को या वर्म्स हैं या डस्ट हैं उनको यहीं पर रोक देते हैं, अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कंप्लीट लंग्स में जाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि नोज के थ्रू ये एयर यहाँ पर एंटर करी, फिर लारिंग्स वाले रीजन में गई, फिर उसके बाद भी कि ट्रैकिया में जाती है। अब ट्रैकिया जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो इन्हें हम ट्रैकियल रिंग्स के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये कार्टिलेज के नाम से जाने जाते हैं। कार्टिलेज होती हैं, सॉफ्ट बोन्स होती हैं। ठीक है, ये रिंग्स जैसी इसलिए होती हैं ताकि किसी भी तरह की एयर का कोलिजन ना हो, कोलैप्स ना हो जाए एयर। ठीक है, तो फर्दर आगे बढ़ेंगे हम। यहां से जो एयर आई वो ट्रैकिया के थ्रू जाते हुए क्या हुई, दो ब्रोंकाई में फर्दर डिवाइड हो गई। एक लंग ये हो गई, एक लंग ये हो गई। ये हमारा लेफ्ट लंग, ये हो गया राइट लंग। अब जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या कहलाएंगी, ब्रोंकाई कहलाएंगी। ठीक है, अब ब्रोंकाई आगे देखिए फर्दर फिर से डिवाइड हो जाती है, और फिर से डिवाइड होने के बाद इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स
कहते हैं। ठीक है, अब इन ब्रोंक्यूल्स के टिप पे जो सारी चीजें हैं, जो सारे और मेन पार्ट्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल होती हैं, यहीं पर सारी तरीके के ये एल्वियोलाई जो है, यहीं पर सारे तरीके के गैसियस एक्सचेंज होते हैं। मतलब कैसा गैसियस एक्सचेंज? ऑक्सीजन अंदर ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? अब आगे बढ़ेंगे हम। ये जो एल्वियोलाई हैं, इनके चारों तरफ आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है, पाइप लाइक, छोटी छोटी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये क्या है? ये कैपिलरीज हैं। दीज आर कैपिलरीज। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं, कैपिलरीज ब्लड को लेकर के ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं? एल्वियोलाई के कांटेक्ट में रहती हैं और यही कैपिलरीज क्या करती हैं? ब्लड में ऑक्सीजन को डिफ्यूज करती हैं और फिर फर्दर पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक बार हम फर्दर रिवाइज कर लें। हमने आपको बताया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जहां पर फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है। फिर हमने आपको बताया कि कितने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हमने आपको ये बताया कि प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू। फिर आगे हमने आपको बताया यूनिसेलर जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उनमें डिफ्यूजन के थ्रू जनरली रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। फिर आगे हम बढ़ते हुए कुछ एनिमल्स, लोअर ग्रुप एनिमल्स को हमने जाना कि उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, जैसे फिशेज में गिल्स के थ्रू, अर्थवॉर्म में मॉइस्ट स्किन के थ्रू। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हमने जाना कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ह्यूमंस में कंप्लीट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आज की क्लास का हमारा होमवर्क होगा दैट यू ऑल हैव टू ड्रॉ दिस कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड राइट डाउन दिस कंप्लीट पाथवे। ये जो कंप्लीट पाथवे है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसे लिखना है कॉपी में एंड टू ड्रॉ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।